अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कैंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का आगाज़ एक सेल से होता है जिसे ज़ाइगोट कहते हैं। वो जो ज़ाइगोट है वो एक प्रोसेस है माइटोसिस का, जिसे सेल डिवीज़न कहा जाता है। वो तकसीम दर तकसीम होता है और फिर हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। हम ग्रो करते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। एक ख़ास वक्त आता है जब माइटोसिस जो है उसको बंद कर दिया जाता है, वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर द ग्रोथ। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बनने हैं, हड्डियां बननी हैं, ब्लड बनना है, टिश्यूज़ बनने हैं, वो तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। मुकम्मल तौर पर माइटोसिस का प्रोसेस बंद नहीं किया जाता, क्योंकि बाज़ दफ़ा नए रेड ब्लड सेल पैदा करने के लिए, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए माइटोसिस हो सकती है। लेकिन आम तौर पर जो मेजर माइटोसिस का फंक्शन है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि ये जो माइटोसिस का प्रोसेस बंद किया हुआ है, इसके अंदर किसी म्यूटेशन की वजह से, ख़राबी की वजह से वो माइटोसिस दोबारा स्टार्ट हो जाती है, सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है, जिसका कंट्रोल ही नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, सेल्स का बॉडी की मर्ज़ी के बगैर तकसीम होते चले जाना, इस बीमारी को कैंसर कहते हैं। तो कैंसर जो है, ये इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो कैंसर जो है ये ऐसे होता है जैसे हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें से कोई एक सेल या एक ग्रुप ऑफ सेल हमारी बॉडी के जो बात मानने से इनकार कर देता है और वो अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर देता है। यानी उसके जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से प्रोलिफरेट करता है, अपनी मर्ज़ी से तादाद बढ़ाता है, अपनी मर्ज़ी से वो फैलता है, अपनी मर्ज़ी से वो चलता है। इसकी एग्जांपल ऐसी ही है कि अगर एक घर में 5-6 बच्चे हों किसी वालिदैन के, और एक बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दे, ना वो खुदा की माने, ना वो अल्लाह की माने, ना वो माँ की माने, ना वो बाप की माने, अपनी मर्ज़ी करे, अपनी मर्ज़ी से चले, ना किसी का कहना माने। इसी तरीके से ये सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैंसर सेल्स। कैंसर को बुनियादी तौर पर हम ट्यूमर कहते हैं और कैंसर की जो स्टडी है उसे हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर भी आगे फिर हम देखेंगे कि दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर जो कि नॉन कैंसरस होते हैं, वो एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं, वो रहम दिल होते हैं, वो किसी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हो जाएं, उसे रसौली भी कहा जाता है, उसे सर्जरी के ज़रिए रिमूव करवा दें तो कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। लेकिन जो दूसरे ट्यूमर हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं, वो कैंसरस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बॉडी को डैमेज करते हैं और अगर उसकी डायग्नोसिस में डिले हो जाए, देर हो जाए, तो वो इंसान की मौत का बायस भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैंसर की कुछ टाइप्स का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। देर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि 100 इकसाम के कैंसर दरियाफ्त हो चुके हैं, मे बी इससे भी ज़्यादा हों। तो कैंसर जो हैं बहुत सारी इकसाम के हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर सिर्फ क्योंकि इंट्रोडक्शन है इसलिए सिर्फ 4 टाइप के कैंसर जो हैं वो बता रहा हूँ। पहले नंबर पर जो कैंसर है उसका नाम है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो कैंसर है ये स्किन के अंदर शुरू होता है, स्किन के नीचे शुरू होता है, या फिर हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हैं, या जिस्म के अंदर ओवरी है, या पेंक्रियाज है, या स्टमक है, या कोई भी इंटरनल ऑर्गन है, उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसके नीचे स्टार्ट होते हैं। तो कार्सिनोमा इज़ अ कैंसर विच बिगिनस इन द स्किन और टिश्यू दैट कवर द इंटरनल ऑर्गन। तो ये हमेशा स्किन के नीचे स्टार्ट होते हैं, उसकी डिटेल भी अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पर जो कैंसर है उसका नाम है सार्कोमा। सार्कोमा कैंसर जो है ये हमेशा इस जगह पे स्टार्ट होगा जहाँ पर हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद हों। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि आपको पता है ऐसे टिश्यू होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स या ब्लड, तो अगर ब्लड के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है या ब्लड वेसल के पास हो जाता है, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू का सार्कोमा का नाम दे देंगे।
तीसरी किस्म का जो ब्लड कैंसर है उसे क्या हम कहते हैं, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है ये आमतौर पर वाइट ब्लड सेल का कैंसर होता है। इसके ऊपर फिर हम एक डिटेल के साथ लेक्चर देंगे ल्यूकीमिया के ऊपर। इसमें जो इंसान के वाइट ब्लड सेल होते हैं उनके ऊपर वो इमेच्योर होते हैं और वो कैंसरस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की बॉडी सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पाती, उसे ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर कहा जाता है। इसके अलावा चौथी बड़ी टाइप जो है वो है लिम्फोमा। लिम्फोमा जो है ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनके अंदर कैंसर हो जाता है और उनकी अबनॉर्मल एक्सक्यूज़ मी, उनकी अबनॉर्मल जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिम्फोमा जो है वो हो सकता है। कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ये ब्रेन में भी हो सकता है, ये लंग्स में भी हो सकता है, ये स्टमक में भी हो सकता है, ये कॉलन के अंदर भी हो सकता है, ये पेंक्रियाज में हो सकता है, ये ओवरी के अंदर हो सकता है और जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन में। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर हो सकता है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो हमने 4 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की। अब देखना ये है कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। वैसे तो सिम्टम जो हैं वो कैंसर की टाइप के हवाले से वेरी करती हैं। मतलब अगर आपके ब्रेन में कोई कैंसर है खुदा न खास्ता, तो ब्रेन के अंदर हेडेक होगा, डिजीनेस होगी, पेन शदीद होगी, ये कोई और उसकी अलामतें डिफरेंट होंगी। अगर स्टमक के अंदर कैंसर है उसकी सिम्टम्स और होंगी। अगर लंग्स के अंदर है उसकी सिम्टम कफिंग ज़्यादा होगी, वो सिम्टम्स और होंगी। इस तरीके से सिम्टम जो है वो वेरी करती हैं कैंसर टू कैंसर के किस टाइप का कैंसर है। लेकिन जो मेजर सिम्टम्स हैं वो मैंने कुछ निकाली हैं। मेजर सिम्टम्स में सबसे पहली बात तो ये है कि लंप बन जाता है। लंप कहते हैं सेल्स का मजमूआ, जिसे ट्यूमर कहा जाता है, रसौली कहा जाता है। ट्यूमर मैंने अभी आपको बताया 2 तरह के होते हैं। एक बिनाइन होते हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, और दूसरे जो हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं जो स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये जो लंप ऑफ सेल्स हैं ये जब बन जाते हैं तो ये एक अलामत है, ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, इसकी मेन सिम्टम है। दूसरे नंबर पर यह है कि अब नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जिस्म के अंदर या बाहर जो है वो हो सकती है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसी ब्लीडिंग जो है ये भी एक साइन है कि कैंसर है। इसके अलावा अगर लंग्स के अंदर कैंसर है तो उससे ऐसी कफ होगी, ऐसी खांसी होगी जो ट्रीट नहीं होगी, लंबे अरसे तक चलेगी। प्रोलॉन्ग्ड कफ जो है ये लंग कैंसर की अलामत हो सकती है। इसी तरीके से तेज़ी के साथ वेट लॉस करना, अनएक्सपेक्टेडली वेट लॉस, वज़न में तेज़ी के साथ कमी हो जाना, ये जो है ये भी कैंसर की अलामत है। अगर पता ना चल रहा हो कि कौन सी बीमारी है और वज़न तेज़ी से गिन रहा हो तो ये भी एक अलामत है कि कैंसर हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं। तो देयर आर डिफरेंट कॉजेज़, मे बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉजेज़ ऑफ जो कैंसर की कॉजेज़ हैं, लेकिन मैंने चंद एक जो हैं वो आपके सामने जो है उनको इकट्ठा किया है। उसमें सबसे पहली जो कॉज है, ये सबसे ज़्यादा कैंसर कॉज कर रहा है आजकल के इंसानों में, वो है टोबैको का इस्तेमाल। वो किसी भी शक्ल में हो, वो शीशा है, वो नस्वार है, वो सिगरेट है, या वो किसी और केमिकल की शक्ल में है, तो कोई भी चीज़ होगी वो टोबैको का यूज़ जो है वो कैंसर कॉज कर सकता है। वो स्किन का भी हो सकता है, वो गले का भी हो सकता है, वो मैदे का भी हो सकता है, वो लंग्स का भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो है ओबेसिटी वन ऑफ द फैक्टर है, बहुत ज़्यादा मोटापे का, फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, हर वक्त बैठे रहना और पैदल वॉक ना करना, रनिंग ना करना, एक्सरसाइज ना करना, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाना, ये भी कैंसर की वजह हो सकती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह है वो है आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती हैं जो हमारी बॉडी में आयोनाइज कर देती हैं सेल्स को, टिश्यूज़ को, एलिमेंट्स को। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो कि सन से आती है। इसके अलावा एक्स-रेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की ब्रोन ब्रेक होगी और वो एक्सरे करवाना चला जाता है तो एक्सरे की जो शुआएँ होती हैं वो आयोनाइजिंग होती हैं, वो भी म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं जिससे कैंसर हो सकता है। तो इस तरीके से जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं ये भी कैंसर कॉज कर सकती हैं। उसके बाद हम आते हैं पोल्यूटेंट्स की तरफ। आप देखें हमारी ग़िज़ा जो है इंतहाई पोल्यूटेड है, हमारा पानी पोल्यूटेड है, हमारे घर में आने वाले फल, हमारे आने वाली सब्ज़ियाँ, हमारे घर में आने वाले अनाज, चावल, गंदम, हर चीज़ के ऊपर स्प्रे हुआ है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, इन बहुत सारी केमिकल दवाइयाँ लगाते हैं। उनको सेव करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन कि हम जो बाज़ार में स्नैक्स खाते हैं
जैसे चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, कैंडीज़ हैं, उनके अंदर भी प्रिजर्वेटिव ऐड किए होते हैं उनका टेस्ट एनहांस करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको महफूज बनाने के लिए कि वो ख़राब ना हो। तो वो जो फूड एडिटिव्स होते हैं और इस तरीके से जो केमिकल्स हैं, ये भी हमारी बॉडी में जाकर कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें या उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करें। अगर सब्ज़ियाँ फल खानी हैं तो धोकर इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से, ताकि जितना जहर निकल सके। तो ये जो टॉक्सिक, इस तरह हमारी हवा आलूदा है, हवा के अंदर टॉक्सिक केमिकल हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, म्यूटाजेंस हैं जो हमारी बॉडी में मुसलसल एंटर हो रहे हैं। उसी तरीके से फिर पोलूटेंट्स की बात करेंगे तो जो एनवायरनमेंटल पोलूटेंट हैं या वाटर पोलूटेंट हैं, ये सारे हमारी बॉडी में जा रहे हैं। हमारा पानी आलूदा हो चुका है, हमारी हवा आलूदा हो चुकी है, हमारी मिट्टी आलूदा हो चुकी है। हम एक बहुत ही बुरे माहौल में ज़िंदा रह रहे हैं, जहाँ पर शायद ज़िंदा रहना ही एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ मालिक्यूल जो हैं रोज़ाना जहर के जा रहे हैं, लेकिन फिर हम भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये जो पोलूटेंट्स हैं जो हमारी हवा को आलूदा कर रहे हैं, उसमें मरकरी है, उसमें लेड है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक की बहुत ज़्यादा मिकदार हम इनटेक कर रहे हैं। तो ये हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकती हैं। इसी तरीके से कुछ इन्फेक्शन है, मिसाल के तौर पर हमारे इन्फेक्शन हमारे स्टमक के अंदर हो जाता है, जिसे एच पेलोराई कहते हैं, उसके ज़रिए इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ वायरस हैं जिन्हें ऑनको वायरस कहा जाता है, वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, उनसे कैंसर हो सकता है। या इस तरह से कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ हो जाना, उससे कोलन का कैंसर जो है वो हो सकता है। स्मोकिंग से लंग कैंसर हो सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अगर हो जाता है, उस इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस लंग्स लिवर का इन्फेक्शन है, तो उससे लिवर कैंसर हो सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट इन्फेक्शन अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किए जाएं तो वो भी इन्फेक्शन लंग कैंसर का या बॉडी के कैंसर का बायस बन सकते हैं। उसके बाद फिर सबसे बड़ी वजह जेनेटिक हो सकती है। जेनेटिक भी चलता है, कुछ लोगों में जेनेटिकली जीन आ रहे होते हैं जो कि म्यूटेशन की वजह से जीन कैंसर कॉज कर देते हैं। और म्यूटेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर हमारी बॉडी में किसी तरीके से भी म्यूटेशन हो जाएगी तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी वजह म्यूटेशन की हराम खाना है। जब आप हराम का लुकमा मुंह में डालेंगे तो आपकी जिस्म में म्यूटेशन हो सकती है विच कैन लीड टू कैंसर। अब हराम हम कैसे खाते हैं? बाज़ार गए, कुछ चीज़ पड़ी हुई है, वहाँ से बगैर पूछे उठा कर खा ली, हराम खा लिया। हमारी कमाई के सोर्सेज क्या हैं, वो भी हराम हो सकता है। मरे हुए जानवरों का गोश्त खा लें, वो भी हराम है। जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना किया है, शराब है, खंजीर का गोश्त है या इस तरीके की बाकी चीज़ें हैं, वो भी खाने से हराम आ जाएगा। जो हमारी बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में हैं, जो प्रॉपरली हलाल सर्टिफाइड नहीं हैं, उनके अंदर भी हराम के अज्जा मौजूद होते हैं। उनके खाने से भी कैंसर जो है वो हो सकता है। तो प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स, इन चीज़ों से बचें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, ऑन्कोजेनेसिस होती कैसे है। तो ऑन्कोजेनेसिस में देखें कि सबसे पहले ये हमारी बॉडी में एक सेल है, इसे कार्सिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये जो सेल है ये नॉर्मल है, इसकी डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन का सेल है, स्किन के अंदर मौजूद है। इसके अंदर हो जाती है म्यूटेशन की मैंने आपको कॉजेज़ बहुत सारी बता दी हैं। कोई भी इसकी रीज़न हो सकती है जिसने उसके जीन्स की म्यूटेशन कर दी है। कौन से जीन्स की म्यूटेशन कर दी है? म्यूटेशन इन एक्टिवेट्स ट्यूमर सुप्रेसर जीन। हमारी बॉडी में ट्यूमर सुप्रेसर जीन होते हैं जो माइटोसिस को रोक के रखते हैं ताकि बॉडी में दोबारा माइटोसिस स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि ये एक प्रोग्राम सेल प्रोग्राम होता है सेल की डिवीज़न का। अगर उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, बस वो गड़बड़ ही जो है वो म्यूटेशन से स्टार्ट होती है कि सेल का जो माइटोसिस का प्रोग्राम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और सेल की प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाती है और सेल जो हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल प्रोलिफरेशन, यानी सेल का अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देना। उसके बाद फिर म्यूटेशन, एक ऑन्कोजीन्स की म्यूटेशन हो जाती है, फिर तीसरी म्यूटेशन हो जाती है और तकरीबन 20 म्यूटेशन जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं। वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो म्यूटेशंस होती हैं ये फिर करती जाती हैं जिससे ये जो सेल्स होते हैं ये कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये मेरे पास एक डायग्राम भी है, मैंने आपके सामने ये ड्रॉ की हुई है। ये हमारी बॉडी का समझ लें कि स्किन है, ये स्किन के एपिथेलियल सेल हैं जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक सेल था जिसने म्यूटेशन कर दी है, उस म्यूटेशन के नतीजे में सेल की प्रोलिफरेशन हो गई है और ये देखें यहाँ पर लंप बन गया, ये देखें सारा लंप बन गया। इसे आप ट्यूमर कह सकते हैं। अगर तो ये ट्यूमर जो है, जो कि आपको रेड पार्ट नज़र आ रहा है, अगर इसी जगह पर ही रहे
तो इस ट्यूमर को हम बिनाइन कहेंगे, यानी रहम दिल कहेंगे, और ये अपनी जगह पर ही रहेगा। अगर आपको पेन नहीं हो रही और वो वहाँ पे छोटा सा उभार बना होगा, आप डॉक्टर के पास, सर्जन के पास चले जाएं, वो माइनर सी सर्जरी करके इसको निकाल कर फेंक देगा और आप सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा कंडीशन सीवियर उस वक्त हो जाती है जब यही ट्यूमर जो है, ये जो कार्सिनोमा है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में तब्दील हो जाता है। कार्सिनोमा मैंने आपको पहले ही बताया कि स्किन के अंदर जो कैंसर होता है उसे कार्सिनोमा बोलते हैं। तो ये सारा जो है ये कार्सिनोमा है। अब ये स्किन के नीचे वाली जो लेयर है ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद फिर ये नीचे वाले जो सेल्स हैं जो आपको ब्लैक में नज़र आ रहे हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रही हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये जो ग्रीन में नज़र आ रही है ये लिम्फेटिक वेसल है। अब ये जो कैंसरस सेल्स हैं जिन्हें हम कार्सिनोमा कहते हैं, ये जो कैंसरस सेल्स हैं ये स्टार्ट टू स्प्रेड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मीटास्टेसिस। मीटास्टेसिस के ज़रिए ये सेल जो हैं वो अपनी इनिशियल जगह जहाँ पर ये स्टार्ट हुए थे वहाँ से आगे मूव करना शुरू कर देते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं। जब ये आगे जाते हैं, आगे इनको लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल नज़र आती है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं और लिम्फेटिक वेसल से होते हुए किसी और जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर अपना सेंटर जो है वो बना लेते हैं और वहाँ पर डिवीज़न जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसके दौरान फिर ये लिम्फोमा भी कॉज कर सकते हैं, जो कि लिम्फेटिक जो लिम्फोसाइट हैं उनका कैंसर है वो भी कॉज कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ सेल जो हैं कार्सिनोमा के मेटास्टेसिस करते हुए, डिवाइड होते हुए, उनको आगे ब्लड वेसल मिली, ये ब्लड वेसल में दाखिल हो जाएंगे और ब्लड वेसल से मूव करते हुए एक जगह से निकलेंगे, ब्रेन में चले जाएंगे, कॉलन में चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे, ओवरी में चले जाएंगे, पैंक्रियाज में चले जाएंगे, वहाँ पर अपना प्रोलिफरेशन सेंटर बना लेंगे, वहाँ पर ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी तादाद बढ़ाएंगे, वहाँ पे ट्यूमर बना देंगे और ये पूरी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता ये कैंसर फैलता चला जाएगा। ये कंडीशन ज़रा सीवियर होती है क्योंकि इसमें फिर इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये जो स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स हैं इन्हें हम मेटास्टेसिस कहते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं इन्हें मीटास्टैटिक सेल्स कहा जाता है। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं या कनेक्टिव टिश्यू है, ये वाला स्मूथ मसल्स के अंदर है, यहाँ पर ये अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसी हालत में ये यहाँ पर एक ट्यूमर बना लेंगे, इस ट्यूमर को सार्कोमा कहते हैं। तो सार्कोमा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर सेल्स होगा तो ट्यूमर बन जाएगा, तो उसे सार्कोमा जो है वो, तो ये आपको पता है ये कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ पर एक ट्यूमर बन गया, ये जो ट्यूमर है ये सार्कोमा कहलाएगा। तो इस तरीके से ये जो कैंसरस सेल्स हैं ये फिर हमारी पूरी बॉडी में फैलते चले जाते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे होगा, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, उसके लिए आमतौर पर बायोप्सी की जाती है। अगर जिस्म के इंटरनल ऑर्गन के ऊपर हो, कट लगाया जाता है और जिस्म के अंदर से कुछ सेल निकाले जाते हैं जिन्हें फिर माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है। अगर तो उनको स्टडी करते हुए ये देखा जाता है कि ये तो रैपिडली डिवाइडिंग, बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड हो रहे होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आम सेल जो हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन ये बहुत पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं और कम डिफरेंशिएटेड होते हैं। और इसके अलावा इनका जो साइज़ होता है वो आम सेल से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये कुछ अलामतें हैं जिनकी मदद से हम बाकायदा फिर उसकी आगे लैब में टेस्टिंग होती है, जिसके बाद इसको डायग्नोज करके पता चलाया जा सकता है कि ये कैंसर है, आया ये कैंसर बिनाइन है या ये मैलिग्नेंट है। इसमें होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो अपने एक सेल जो होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक सेल है, तो ये सेल के इर्द गिर्द भी सेल्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका घर है, अब आपके घर के दाएं भी घर है, बाएं भी घर है, पीछे भी घर है, शायद आगे ना हो, तो ये जो सेल हमारा घर होता है ये चारों तरफ से तकरीबन कवर्ड होता है। अब ये घर मूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारा सेल भी ऐसे है, हर सेल के इर्द गिर्द डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनके दरमियान एक कनेक्शन होता है, बेसल लैमिना होता है। इसके अलावा वो वहाँ से मूव नहीं कर सकता। लेकिन हैरत की बात देखें ना कि ये आपकी बॉडी और वहाँ से एक सेल जो है वो तमाम बैरियर्स तोड़ देता है और वहाँ पे डिवाइड होने शुरू कर देता है, और आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कितनी तकलीफ़ होगी कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर वहाँ पे ट्यूमर बना रहा है। चलें, ये तो सारी इसकी डिटेल फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में डिटेल के साथ बहस करेंगे। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट जो है अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए तो इसका बाकायदा इलाज मौजूद है। पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल भी हैं, दुनिया में भी हैं जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। उसके लिए इलाज के लिए सबसे पहले आमतौर पर कीमोथेरेपी की जाती है। अगर कैंसर जो है वो स्प्रेड हो चुका है पूरी बॉडी में तो सर्टन एंटी कैंसरस केमिकल जो हैं उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है
जिससे क्या होता है कि कैंसर सेल जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंसान जो है उन केमिकल्स को टॉलरेट नहीं कर सकता। वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो ना सिर्फ इंसान के कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं बल्कि बॉडी के ओन सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उससे फिर क्या होता है कि हमारे जो कैंसर का मरीज़ होता है, जब उसको कीमोथेरेपी की जाती है, उसके सारे सर के बाल उतर जाते हैं, नाखून उतर जाते हैं, पूरे जिस्म के बाल उतर जाते हैं और बॉडी के सेल भी बहुत तेज़ी के साथ डेड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो फिर इंसान की कैपेसिटी के ऊपर जो है आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट किए जाते हैं अनटिल के तमाम कैंसर सेल जो हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद फिर रिहैबिलिटेशन की जाती है और मरीज़ को रिकवर करवा लिया जाता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा जो है वो रेडियोथेरेपी की जाती है। रेडियोथेरेपी जो है उसमें सर्टन एंटी कैंसरस रेडिएशन जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60 है, या इस तरीके की कुछ और मेडिसिन हैं, वो रेज़ हैं सॉरी, वो किसी ख़ास पिन पॉइंट करके कैंसर के ऊपर जो है वो डाली जाती हैं। उसमें ये होता है कि अगर कैंसर फैला ना हो, किसी एक जगह पर लोकल मौजूद हो, और वहाँ पर हम रेडिएशन करके उन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा लेज़र सर्जरी भी आ गई है, लेज़र के ज़रिए भी कैंसर को ट्रीट किया जा रहा है। इसके अलावा सर्जरी है, मिसाल के तौर पर अगर ब्रेन की अपर सरफेस के ऊपर ट्यूमर है तो ब्रेन सर्जरी की जा सकती है। तो जहाँ पर इजीली पॉसिबल हो वहाँ से ट्यूमर को रिमूव करना जो है वो सर्जरी के ज़रिए भी पॉसिबल है। कैंसर को बेसिकली अक्रब यानी केकड़ा कहा जाता है। तो जिस तरह केकड़े की टांगें होती हैं माजी में, जिस तरह तो लोगों में जब इसको ऑब्ज़र्व किया तो इसकी जो टांगें होती हैं, इसकी जो वेन्स होती हैं वो ऐसे फैल जाती हैं और अपनी जड़ें जो है पूरी बॉडी में फैला लेता है। इसलिए इसको कैंसर यानी अक्रब केकड़े की तरह नाम से मंसूब किया गया है। ये भी ऐसे ही है कि ये अपनी जड़ें जो हैं, अपने जो सेल्स हैं उनको पूरी बॉडी में फैला लेता है। अगर वो जड़ें ना काटी जाएँ, अगर वो फैलाव जो है ना रोका जाए तो ये पूरी बॉडी में फैल कर इंसान की डेथ का बायस बन सकता है। तो इस तरीके से आज हमने कैंसर को इंट्रोडक्शन जो है उसका स्टडी किया है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर किसी दिन कैंसर के ऊपर ही दोबारा एक लेक्चर देंगे जिसमें फिर मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।